सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा है उसमें मेनली लेंसेज थे, उसके अलावा ग्लास की स्लैब थी, प्रिज्म था, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम थे। अब हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में होने वाले रिफ्रैक्शंस के बारे में। देखिए, ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना एटमॉस्फेयर में होता है और हमें कई सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। तो हमें बेसिकली कुछ ऐसे डेली फिनोमिनास को ही देखना है जिसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज़ से शुरू करते हैं हम लोग। आप लोगों ने किसी भी जलती हुई चीज़ या फिर किसी भी गर्म चीज़, यानी कि जिसमें से जो स्टीम है वो बाहर निकलती है, हीट जो है वो बाहर निकलती है, वो देखी होगी। जहाँ पे हीट बाहर निकल रही होती है, स्टीम बाहर निकल रही होती है, अगर आप लोग उस हिस्से में से आगे सामने देखते हो तो वो हिस्सा आपको फ्लिकर करता हुआ, फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आता है। यानी कि उस हिस्से के बाहर के बाद की जो चीज़ें हैं वो आपको फ्लक्चुएट करती नज़र आती हैं, पिघलती हुई एक तरीके से। ये देखा होगा आप लोगों ने कहीं पे, राइट। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे एक्चुअली रिफ्रैक्शन ही होता है। लेकिन ये रिफ्रैक्शन होता कैसे है? देखिए, समझते हैं। देखिए, अगर आप एटमॉस्फेयर के अंदर कोई चीज़ जलाते हो या फिर कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी जलाते हो, तो उसमें से जो स्टीम निकलती है, बाहर निकलती है, वो स्टीम हीट एनर्जी होती है। ऑब्वियस सी बात है। वो हीट एनर्जी उस जगह पे जहाँ पर वो हीट एनर्जी जमा हुई है, उस जगह की जो गैसेस होती हैं उसके पार्टिकल्स को गर्म कर देती है, यानी कि उसके अंदर वो हीट एनर्जी चली जाती है और वो पार्टिकल्स उसे अब्जॉर्व कर लेते हैं। अब देखिए, ये चीज़ आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं तो उनमें एनर्जी बढ़ जाती है। कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उसे। तो जब ये मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मोशन करेंगे, क्योंकि काइनेटिक का मतलब ही मोशन है। तो ये पार्टिकल्स जब मोशन करना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक अपनी जगह चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से उस एरिया की जो गैस होती है वो लेस डेंस हो जाती है, यानी कि उसकी डेंसिटी घट जाती है और वो हवा हल्की हो जाती है। देखिए, याद रखिए कि जो हॉट एयर होती है वो कूलर एयर के हिसाब से हल्की होती है, लाइटर होती है, लेस डेंसर होती है, राइट। उसकी डेंसिटी कम होती है। तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल टकरा भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है। उसकी वजह से वो पूरा का पूरा एरिया ही फ्लिकर करने लगता है उसके गैस पार्टिकल्स की वजह से। तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए कि उसके पीछे कोई भी चीज़ पड़ी है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट में से कोई भी लाइट रे आएगी, तो वो जब इस हॉट एयर में से होके गुजरती है तो वो लाइट भी उन पार्टिकल्स के साथ, गैस पार्टिकल्स के साथ फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। और उसके फ्लक्चुएट करने की वजह से ही वो पूरा ऑब्जेक्ट ही आपको फ्लिकर करता हुआ, फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आता है। इसीलिए ऐसा होता है कि उस स्टीम में से देखने पे चीज़ें पिघलती हुई या फिर फ्लक्चुएट करती हुई नजर आती। तो उसके पीछे उन गैस पार्टिकल्स का हाथ होता है, उस हीट एनर्जी का हाथ होता है। तो इस तरीके से एक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। भाई, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जो आपकी लाइट रे होती है वो मीडियम के अंदर जाती है और वो अपना पाथ चेंज कर देती है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है कि जो लाइट रे होती है वो जाती है और अपना पाथ चेंज करती है इन गैस पार्टिकल्स की वजह से। इसीलिए इस वाले फिनोमिना को आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हो। तो ये एक फिनोमिना है। इसके अलावा एक और फिनोमिना है और वो है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, ट्विंकल क्यों करते हैं, राइट। तो इसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, समझिए। हमें पता है कि हमारे जो जितने भी स्टार्स हैं, जो भी हमें धरती से दिखते हैं, वो एक्चुअल में धरती से, यानी कि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, लाइट ईयर्स की दूरी पे होते हैं, करेक्ट। अब इतनी दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो कितना भी बड़ा हो, लगेगा वो बिल्कुल पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा ही लगेगा। भाई, तारे हमें बहुत छोटे लगते हैं सूरज के हिसाब से, चांद के हिसाब से, क्योंकि सूरज और चांद तो हमारे बहुत करीब हैं, तारे बहुत दूर हैं। तो अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप धरती पे खड़े हैं और आप तारा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो धरती के आसपास जो आपका जो एटमॉस्फेयर होगा, मतलब जिसमें हवा होती है, वायुमंडल जिसको कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब ये जो है बड़ी मोटी परत होती है, इसके अंदर ओजोन भी है, बाकी सारी गैसेस भी हैं, मतलब मिला के बड़ी मोटी परत होती है, ठीक है। तो एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मीडियम ही हो गया ये, राइट।
अब जो तारा आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो तारा इस वक्त यहाँ पर है, ठीक है। इस तारे में से लाइट रे निकलेगी जो कि कुछ इस डायरेक्शन में चलती हुई आएगी। अब होगा ये कि जो आपकी गैसेस हैं वो कहीं पे तो ठंडी होंगी, कहीं पे गर्म होंगी, ऊपर ठंडी हो सकती है, नीचे गर्म हो सकती हैं, राइट। उसकी वजह से आप जानते हैं कि कुछ जो गैसेस होंगी वो लेस डेंस होंगी और कुछ जो गैसेस होंगी वो आपकी ज़्यादा डेंस होंगी। जैसे कि कूलर एयर जो होगी वो ज़्यादा डेंस होगी और हॉटर एयर जो होगी वो कम डेंस होगी। तो ये लाइट रे जैसे ही इस एटमॉस्फेयर के अंदर घुसेगी वैसे ही ये अपने पाथ को बेंड कर जाएगी। बेंड करने का कारण मैंने आपको बता दिया है कि इसके गैस पार्टिकल्स, राइट। ऐसा ही होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में घुसने के बाद लाइट के साथ। तो ये लाइट को जाना तो सीधे था, लेकिन ये लाइट इस तरीके से बेंड कर जाती है और आपकी आंखों में बेंड होने के बाद घुसती है। अब ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे पहुंचती है, मान लीजिए कि 2 लाइट रेज पहुंची है, तो ब्रेन क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ यानी कि बैक ट्रैक लेके जाएगा। करेक्ट, यही है इमेज बनाने का तरीका ब्रेन का। तो वो भी इस लाइट रे को पीछे की तरफ बैक ट्रैक में बढ़ाएगा और कुछ इस तरीके से लेके जाएगा और यहां पर कहीं उसको तारा नजर आएगा, मतलब थोड़ा ऊपर अबव नजर आएगा। यही होता है भाई, तारे की असल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ये वाली होती है और उसको तारा नजर यहाँ पे आता है। उसका कारण क्या है कि ब्रेन ने बैक ट्रैक जो की है लाइट रे, उसकी इमेज यहाँ बनाई है। अब ये जो पोजीशन इस तारे की हमें देखने को मिली है, जो कि ये इमेजिनरी पोजीशन है, ये पोजीशन भी चेंज होती रहती है। उसका कारण ये है कि तारा एक तो बहुत दूर है, पॉइंट साइज का है, और पॉइंट साइज में से निकलने वाली जो लाइट रे है वो अलग अलग मतलब टेम्परेचर की गैसेस से होके आएगी। तो इसका मतलब गैसेस के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए कि कूलर एयर है यानी कि ठंडी हवा है, उसके अंदर लाइट ने कम बैंड किया, लेकिन गर्म हवा में ज़्यादा कर दिया, या फिर कूलर एयर में ज़्यादा कर दिया और हॉट एयर में कम किया, राइट। उसकी वजह से ये जो लाइट है ये भी अपना पाथ लगातार बदलती रहेगी, और लगातार बदलने की वजह से कभी हो सकता है कि वो ज़्यादा इंटेंसिटी की हो, कभी हो सकता है वो कम इंटेंसिटी की हो, राइट। इसी वजह से जो आपका तारा है वो आपको कभी ब्राइट नजर आता है, कभी आपको फेंट यानी कि मतलब कम ब्राइट नजर आता है, कभी आपको पोजीशन के लेफ्ट में नजर आता है, कभी आपको राइट में नजर आता है, राइट। और इसी ब्राइट और फेंट को आप लोग कहते हो ट्विंकल करना, यानी कि कभी ब्राइट हो गया, कभी कम ब्राइट हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से जो तारे होते हैं जो कि बहुत दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, वो ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल करने का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले दिखना फिर नहीं दिखना, राइट। तो उसका मतलब कभी ब्राइट कभी फेंट, कभी ब्राइट कभी फेंट। और उसका कारण क्या है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गैसेस या फिर डिफरेंट टेम्परेचर की गैसेस, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके स्टार्स ट्विंकल करते हैं। तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो इसी के अंदर पूछा जाता है, इसी के साथ पूछा जाता है कि अगर तारे किस तरीके से ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, यानी कि प्लैनेट भी तो दूर होते हैं हमसे, वो क्यों नहीं ट्विंकल करते। तो देखिए इसका जवाब ये है कि जितना ज़्यादा तारे दूर होते हैं उतना ज़्यादा प्लैनेट दूर नहीं है। प्लैनेट तारों के हिसाब से काफ़ी पास है। अब अगर प्लैनेट पास है तो वो हमें तारों के हिसाब से थोड़े क्लियर और बड़े नज़र आते हैं, राइट, पॉइंट साइज नज़र नहीं आते हैं। तो इस प्लैनेट में से आने वाली जितनी भी लाइट रेज हैं वो डायरेक्टली आपकी आंखों में पड़ती हैं, करेक्ट। तो इसकी वजह से आपको जो प्लैनेट है वो क्लियर नज़र आता है। तारे की तरह नहीं है, तारा तो पॉइंट साइज दिखता है। अब अगर हम लोग ये मान लें कि प्लैनेट का हर एक हिस्सा एक छोटा सा पॉइंट साइज है, मतलब प्लैनेट को भी कई हिस्सों में हम लोग तोड़ लें, तो हर एक हिस्से में से आने वाली जो लाइट है वो भी सारी आकर के मिल जाएंगी, फिर हमारी आंखों में जाएंगी। तो इससे हमें क्लियर ही नजर आएगा। तो वो जो प्लैनेट है वो आपको ट्विंकल करता हुआ तो नजर नहीं आएगा, इसी वजह से नहीं आता है। तारे इसलिए आते हैं क्योंकि पॉइंट साइज है, उसमें से निकलने वाली जो लाइट है वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आती है, जबकि प्लैनेट क्लियर दिखते हैं, उसकी लाइट रे उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, राइट। इस वजह से प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। एक और फिनोमिना है जो हमें देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर है, वो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी कि पहले सनराइज दिखता है और बाद में भी दिखता है, सूरज डूबने के बाद भी दिखता है। देखिए ये चीज़ बहुत बार ऑब्जर्व की जाती है कि जो सूरज है
वो जब उगता है यानी कि सनराइज जब होता है तो सनराइज होने से 2 मिनट पहले वो दिखता है, मतलब 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है कि सनराइज हो गया है। और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें सूरज आसमान में ही नजर आता है, राइट। तो वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि आप धरती पे खड़े हैं और ये आपका एटमॉस्फेयर है और आप सूरज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सनराइज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सूरज अभी तक सनराइज हुआ नहीं है और यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा कि इसमें से लाइट रे निकलेंगी जो कि ओरिजिन तक जाएंगी, और जैसे ही ये आपके एटमॉस्फेयर से टकराएंगी तो इसके साथ भी यही होगा, ये भी बैंड करेगी, राइट। और बैंड करके आपकी आंखों तक पहुंचेंगी, करेक्ट। और जैसे ये आंखों तक पहुंच जाती हैं तो हमेशा की तरह हमारा ब्रेन इस लाइट को बैक ट्रैक बढ़ाता है और बैक ट्रैक ले जाके कुछ यहाँ देखता है। मतलब सूरज एक्चुअल में है तो यहाँ पर, लेकिन हमें दिखता यहाँ है। और इन दोनों पोजीशंस के बीच में 2 मिनट का फर्क होता है, करेक्ट। मतलब 2 मिनट के बाद सूरज यहाँ पहुंचेगा लेकिन हमें पहले ही नजर आ जाता है। तो इसलिए इसको एडवांस सनराइज कहते हैं और ये हर किसी को ऐसे ही दिखता है, करेक्ट। सेम चीज जो होती है वो आपकी सनसेट के साथ होती है, यानी कि सनसेट इस वक्त जो सूरज डूब चुका होता है उसमें भी यही होता है कि लाइट ये भेजता है, लाइट बैंड हो जाती है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो उस लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाता है और उसको सूरज यहाँ नजर आता है, करेक्ट। मतलब सूरज है तो यहाँ पे लेकिन नजर यहाँ आता है, ठीक है। तो ये भी 2 मिनट तक होता है, यानी कि 2 मिनट लेट हमें लगता है कि सनसेट 2 मिनट लेट हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं डिलेड सनसेट, ठीक है। तो ये भी किस वजह से देखने को मिला आपको, रिफ्रैक्शन की वजह से। ये नेचुरल रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ये सारे रिफ्रैक्शन का जो मेन कारण होता है हमारा ये एटमॉस्फेयर, वायुमंडल होता है। इसमें जब भी कोई लाइट रे स्पेस से आती है बैंड करती है और हमें चीज़ें जो हैं थोड़ा अलग दिखाई देती है, उनकी इमेज जो है वो थोड़ा अलग दिखाई देती है, वरना एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो कुछ अलग ही होती है। तो इस तरीके से आप लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखते हो। ये कुछ इसके फिनोमिना थे जो हम लोगों ने देखे। पहला क्या था, जो हॉट एयर वाला था जिसकी वजह से फ्लक्चुएट करती चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, के स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं। उसी में हमने देखा कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, ये भी हम लोगों ने देख लिया। और सबसे लास्ट में एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे, ये सारे फिनोमिनाज आपको समझ में आए होंगे, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है या फिर कोई क्वेश्चन रह जाता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।